यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। आज इस वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं पी ब्लॉक के लेक्चर नंबर 6 की। 5 लेक्चर्स इस चैप्टर के मैं आपको पूरे करवा चुका हूँ। पिछले लेक्चर में हमने नाइट्रिक अम्ल को शुरू किया था। नाइट्रिक अम्ल को बनाने की जो विधियाँ थी वो मैंने डिस्कस कर ली थी आपके साथ में। आज इस वीडियो में मतलब लेक्चर नंबर 6 में हम पढ़ेंगे नाइट्रिक अम्ल के रासायनिक गुण। नाइट्रिक अम्ल के रासायनिक गुण। सबसे पहली बात इसमें हमें पढ़ना है नाइट्रिक अम्ल की अम्लीय प्रवृत्ति। नाइट्रिक अम्ल की अम्लीय प्रवृत्ति। बोर्ड एग्जाम में हालांकि अम्लीय प्रवृत्ति का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन बुक में दे रखा है, हो सकता है पूछ लिया जाए, इसलिए इसको हमें यहाँ पर डिस्कस करना होगा। तो देखिएगा, नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो एक प्रबल अम्ल होता है और इसकी अम्लीय प्रवृत्ति को हम आर्हेनियस की अवधारणा और ब्रोंस्टेड की अवधारणा दोनों के माध्यम से समझा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आर्हेनियस की अवधारणा के अनुसार नाइट्रिक अम्ल की अम्लीय प्रवृत्ति को समझा रहा हूँ। देखिएगा, आर्हेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन का त्याग करते हैं अम्ल कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH- आयन का त्याग करते हैं क्षार कहलाते हैं। हमें यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल की अम्लीय प्रवृत्ति को स्पष्ट करना है। तो देखिएगा, नाइट्रिक अम्ल को जब जल में घोला जाता है तो जल में घुलकर यह H+ आयन डोनेट करता है, H+ आयन त्याग करता है। इस कारण से नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। तो नाइट्रिक अम्ल को मैंने किसमें घोल दिया, जल में। जैसे ही आप नाइट्रिक अम्ल को जल में घोलते हो तो नाइट्रिक अम्ल क्या करता है, H+ आयन त्याग करता है। तो बताओ क्या बनेगा, नाइट्रिक अम्ल बदल जाएगा नाइट्रेट आयन में, और ये जो H+ है वो H2O के द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा, या फिर मैं यूँ कहूँ H+ H2O के ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और H3O+ आयन बना लेगा। सॉरी, H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। तो आर्हेनियस के अनुसार जब नाइट्रिक अम्ल को जल में घोला जाता है तो नाइट्रिक अम्ल H+ आयन का त्याग करता है, इसलिए नाइट्रिक अम्ल आर्हेनियस के अनुसार क्या है, अम्ल है। और आपको एक बात और याद रखनी है कि नाइट्रिक अम्ल का 100% वियोजन होता है, इसलिए यह एक प्रबल अम्ल होता है। कैसा अम्ल होता है, प्रबल अम्ल होता है। ब्रोंस्टेड की अवधारणा। ब्रोंस्टेड की अवधारणा के अनुसार यदि हम इसकी अम्लीय प्रवृत्ति को समझें तो ब्रोंस्टेड के अनुसार ब्रोंस्टेड क्या कहता है कि वे पदार्थ जो H+ आयन का त्याग करते हैं या प्रोटॉन का त्याग करते हैं अम्ल कहलाते हैं या ब्रोंस्टेड अम्ल कहलाते हैं, और जो H+ आयन को ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, ब्रोंस्टेड क्षार। आर्हेनियस के अनुसार वे पदार्थ, आर्हेनियस ने क्या कहा था, वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं अम्ल, और जो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं क्षार। ब्रोंस्टेड के अनुसार जल की यहाँ पर कोई बाध्यता नहीं है। ब्रोंस्टेड क्या कहता है कि वे पदार्थ जो H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं या ब्रोंस्टेड अम्ल कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो H+ आयन को ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं, ब्रोंस्टेड क्षार कहलाते हैं। ब्रोंस्टेड OH- आयन की कोई बात नहीं करता। तो फिलहाल यहाँ पर हमें एक इक्वेशन लिख के बतानी है जिससे ये पता चले कि नाइट्रिक अम्ल ब्रोंस्टेड के अनुसार भी क्या है, अम्ल है। तो हमने यहाँ पर एक रिएक्शन लिखी, HNO3 + NaOH इज इक्वल टू, देखो जैसे ही आप HNO3 की रिएक्शन NaOH के साथ करवाओगे तो HNO3 अपना प्रोटॉन क्या करेगा, त्याग देगा, और प्रोटॉन त्याग के क्या बनाएगा, नाइट्रेट आयन। क्या बनाएगा, नाइट्रेट आयन। आपको पता है Na पे प्लस होता है, OH पे क्या होता है, माइनस। तो नाइट्रिक अम्ल ने क्या त्यागा, H+ आयन। तो बताओ क्या बचा, नाइट्रेट आयन। ये नाइट्रेट आयन इस Na+ के साथ जुड़ जाता है और सोडियम नाइट्रेट का क्या करता है, निर्माण। और जो H+ आयन त्यागा गया वो OH- आयन के साथ जुड़ के क्या बना लेता है, जल का अणु। तो बताओ ब्रोंस्टेड के अनुसार भी ये क्या हो गया, अम्ल हो गया। तो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इतना ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण टॉपिक ये है नहीं, फिर भी आपको
पढ़ लेना चाहिए, क्या पता एग्जाम में पूछ लिया जाए। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो किस प्रकार से पूछा जाएगा कि नाइट्रिक अम्ल की अम्लीय प्रवृत्ति को स्पष्ट करने के लिए एक रासायनिक अभिक्रिया लिखो, या फिर आपसे पर्टिकुलर आर्नियस या ब्रोस्टेड नाम देकर भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो ये थी नाइट्रिक अम्ल की अम्लीय प्रवृत्ति। पहले रासायनिक गुण के बाद अब हम डिस्कस करेंगे नाइट्रिक अम्ल का दूसरा रासायनिक गुण, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दूसरे रासायनिक गुण का नाम है नाइट्रिक अम्ल की ऑक्सीकारक प्रवृत्ति। नाइट्रिक अम्ल की ऑक्सीकारक प्रवृत्ति। देखिएगा बच्चों, नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। कैसा ऑक्सीकारक होता है? प्रबल ऑक्सीकारक होता है। नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। क्यों होता है प्रबल ऑक्सीकारक? क्योंकि यह धातु एवं अधातु दोनों का क्या कर सकता है? ऑक्सीकरण कर सकता है। धातु का भी ऑक्सीकरण कर सकता है, वह अधातु दोनों को या दोनों का ऑक्सीकरण कर सकता है। कुछ धातु ऐसी है जैसे गोल्ड प्लेटिनम का ऑक्सीकरण नाइट्रिक अम्ल नहीं कर पाता, क्योंकि गोल्ड एवं प्लेटिनम जो होती है वो अक्रिय धातुएं होती है। कैसी होती है? अक्रिय धातु। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कौन सी धातुएं ऐसी हैं जिनका ये ऑक्सीकरण नहीं कर सकता? गोल्ड यानी Au व Pt को छोड़कर। अब देखिएगा यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर आपसे कुछ केमिकल रिएक्शंस पूछी जाती है। टोटल 8 रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, वो आपको याद रखनी है। 4 धातुओं के साथ है और 4 अधातुओं के साथ है। धातुओं के साथ किस प्रकार से है और अधातुओं के साथ किस प्रकार से है, वो हमें यहाँ पर सीखना है और उसे याद रखना है। बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो हमेशा यहाँ से केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया का ही आता है। धातुओं के साथ 4 अभिक्रियाएं हैं। कितनी अभिक्रियाएं हैं? 4। लेकिन धातुएं केवल 2 हैं। 2 धातुओं के साथ 4 प्रकार की अभिक्रिया आपके सिलेबस में। धातुएं कौन कौन सी हैं? कॉपर व जिंक। यानी 2 रासायनिक अभिक्रियाएं तो कॉपर के साथ आपको याद रखनी है और 2 रासायनिक अभिक्रिया आपको जिंक के साथ याद रखनी है। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ नाइट्रिक अम्ल की ऑक्सीकारक प्रवृत्ति। मैंने आपको क्या बताया कि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ये धातुओं एवं अधातुओं दोनों का क्या कर सकता है? ऑक्सीकरण कर सकता है। 4 केमिकल रिएक्शंस, 4 रासायनिक अभिक्रियाएं धातुओं के साथ आपके सिलेबस में है और 4 रासायनिक अभिक्रियाएं अधातुओं के साथ आपके सिलेबस में है। तो देखिएगा धातुओं के साथ जो 4 अभिक्रियाएं हैं उन 4 अभिक्रियाओं की हम बात कर रहे हैं। 2 धातुओं के साथ यहाँ पर अभिक्रिया आपको याद रखनी है। टोटल अभिक्रियाएं 4 होंगी। कैसे होंगी? देखिएगा कॉपर जिंक, ये 4 केमिकल रिएक्शंस हैं जो आपको अच्छे से लर्न करनी है। थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, कॉपर जिंक। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब आप कहोगे सर 4 अभिक्रियाएं कैसी हुई है तो 2 ही होनी चाहिए। आप कहोगे कि सर ये 4 अभिक्रियाएं कैसी हुई, ये तो 2 ही होनी चाहिए। 2 कैसे? कि सर एक तो ये वाली और एक ये वाली, क्योंकि ये तो सेम नहीं है भैया। एक बार तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ है और एक बार सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ है। फिर जिंक के साथ में भी ऐसा है, तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया है और उसके बाद में सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया है। तो देखिएगा सबसे पहले आपको रासायनिक अभिक्रियाओं का जो ढांचा है वो अच्छे से याद कर लेना है। नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो एक ऑक्सीकारक होता है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है, कॉपर का और जिंक का। दोनों का यहाँ पर ऑक्सीकरण कर सकता है क्योंकि दोनों धातुएं हैं। और हमारे सिलेबस में केवल कॉपर और जिंक के साथ ही क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है।
तो देखिएगा कॉपर का ऑक्सीकरण जब नाइट्रिक अम्ल करता है तो कॉपर को क्यूप्रिक नाइट्रेट में चेंज करता है। किस में चेंज करता है? क्यूप्रिक नाइट्रेट में, CuNO3 के होल ट्वाइस में। कॉपर का ऑक्सीकरण किस में होता है बच्चों? याद रखना है, कॉपर यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था कॉपर की कितनी है? 0, और यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था है +2। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रेट आयन होता है उसके ऊपर -1 आवेश होता है। कितना होता है? -1। तो -1 कितना हो गया? 2 नाइट्रेट है ना, 2 नाइट्रेट का मतलब -2 आवेश या चार्ज हो गया। तो बताओ कॉपर पे कितना होगा? +2 होगा। ठीक है, तो कॉपर का ऑक्सीकरण कॉपर +2 में होता है, यानी हम कह सकते हैं क्यूप्रिक नाइट्रेट बनता है। क्या बनता है? क्यूप्रिक नाइट्रेट। यहां पर भी आपको ये याद रखना है, क्यूप्रिक नाइट्रेट। कॉपर का ऑक्सीकरण किस में होता है? क्यूप्रिक नाइट्रेट में होता है, और जिंक का ऑक्सीकरण जिंक नाइट्रेट में होता है। किस में होता है बच्चों? जिंक नाइट्रेट में। ठीक है, दूसरी बात, सबसे पहले आप ये याद करेंगे, कॉपर से क्यूप्रिक नाइट्रेट, कॉपर से क्यूप्रिक नाइट्रेट, जिंक से जिंक नाइट्रेट, और जिंक से जिंक नाइट्रेट। ठीक है, अब देखो जो नाइट्रिक अम्ल है वो खुद क्या होगा? अपचयित होगा। नाइट्रिक अम्ल स्वयं क्या होगा? अपचयित, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल यहाँ पर ऑक्सीकारक की तरह कार्य कर रहा है। और आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है कि जो ऑक्सीकारक होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में, वो खुद क्या होता है? अपचयित होता है। तो देखिएगा नाइट्रिक अम्ल का स्वयं का क्या होता है? अपचयन। आपको क्या ध्यान रखना है कि जहां पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल हमने लिया है, वापिस से सुन लीजिएगा, जहां पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल हमने लिया है वहां पर नाइट्रिक अम्ल का अपचयन NO2 में होता है। किसमें होता है? NO2 में। जहां पर आपने सांद्र नाइट्रिक अम्ल लिया है, जहां पर आपने सांद्र नाइट्रिक अम्ल लिया है वहां पर आपको NO2 बनाना है। हमेशा याद रखना, सांद्र नाइट्रिक अम्ल का अपचयन हमेशा किसमें होता है? NO2 में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था निकालूं, 1 + x - 6 = 0। हाइड्रोजन का 1 प्लस नाइट्रोजन का x, और ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। तो -2 - 6, सॉरी -2 - 2 कितना हो गया? -6 हो गया। तो बताओ x = कितना आएगा? +5। इसका मतलब नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रोजन का जो ऑक्सीकरण अंक है वो कितना होता है? +5, और NO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? +4 होता है। ऑक्सीजन जो होता है उसका ऑक्सीकरण अंक -2, तो x - 4 = 0। -4 क्यों? क्योंकि 2 ऑक्सीजन है। x क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के ऑक्सीकरण को हमने क्या मान लिया? x मान लिया। तो बताओ x - 4 = 0, तो x = कितना हो गया? +4 हो गया। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर +5 और यहाँ पे कितना? +4। तो बताओ ऑक्सीकरण संख्या में क्या आई? कमी आई। ऑक्सीकरण संख्या में कमी आना क्या होता है? अपचयन होता है। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना, जैसे कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पे कितनी है? 0, और यहाँ पे कितनी है? +2। तो 0 से +2 होना क्या है? ऑक्सीकरण, और +5 से +4 होना क्या है? अपचयन। तो याद रखना है, जहां पे सांद्र नाइट्रिक अम्ल लिया है वहां पर आपको क्या बनाना है? NO2, और जहां तनु नाइट्रिक अम्ल आपने लिया है वहां कॉपर के साथ NO बनाना है, और जिंक के साथ आपको N2O बनाना है। ये आपको याद रखना पड़ेगा यदि आप बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो। ठीक है, और एक चीज और आपको याद रखनी है कि सभी अभिक्रियाओं में जल का निर्माण भी होता है। किसका निर्माण होता है? जल का। तो ये रिएक्शन का क्या हो गया? स्केलेटन हो गया, ढांचा हो गया। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शंस है। अब आपसे बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कॉपर की तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया लिखो, या फिर कॉपर की सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया लिखो, जिंक की तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया लिखो, या जिंक की सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया लिखो। अभी ये जो अभिक्रिया मैंने संतुलित नहीं की है, इनको अभी मैं संतुलित करूंगा। पहले मेरा उद्देश्य है कि इन अभिक्रियाओं को आप अच्छे से क्या कर लो? याद कर लो। तो वापस से एक बार मैं अभिक्रिया याद करवा देता हूँ। कॉपर कॉपर, जिंक जिंक, तनु नाइट्रिक अम्ल सांद्र नाइट्रिक अम्ल, तनु नाइट्रिक अम्ल सांद्र, तनु सांद्र तनु सांद्र, तनु सांद्र तनु सांद्र। इसी क्रम में आपको ये याद रखना है। कॉपर को CuNO3 के होल ट्वाइस में चेंज करना है,
और जिंक को Zn के होल्ड ट्वाइस में क्या करना है, चेंज करना है। सभी विक्रियाओं में जल का निर्माण जरूर करना है, H2 और नाइट्रिक अम्ल का अपचयन किस में करना है। यदि सांद्र नाइट्रिक अम्ल है तब तो NO2 लेना है या NO2 बनाना है, और यदि तनु नाइट्रिक अम्ल आपने लिया है तो कॉपर के साथ NO और जिंक के साथ क्या बनाना है, N2O बनाना है। अब आपको क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के दो तरीके, एक तो आपको रट्टाफिकेशन, ठीक है, और एक आप 11वीं क्लास में सीख के आए उस तरीके से। 11वीं क्लास में जो सीख के आए वो बोर्ड एग्जाम में थोड़ा कम काम करता है, क्यों, क्योंकि उसमें समय लगता है, कई बार हमारा दिमाग उस वक्त काम ना करे तो हम रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर पाते। तो मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि अभिक्रिया को घर से ही संतुलित याद करके जाएं, या फिर उसकी कोई ट्रिक विक बना के जाएं, ताकि एग्जाम में आपको टाइम नहीं लगे। अगर आपको एग्जाम में रिएक्शन को बैलेंस करने में टाइम लग गया तो फिर बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके निश्चित रूप से छूटने वाले हैं, क्योंकि रिएक्शन को बैलेंस करना घर पे तो आसान होता है, लेकिन एग्जाम में बैठ करके बैलेंस करने में थोड़ा आपको क्या लग सकता है, टाइम लग सकता है। उस टाइम को बचाने के लिए मैंने कुछ ट्रिक्स बनाई है इस पी ब्लॉक के अंदर रिएक्शंस को याद करने के लिए। वो ट्रिक्स मैं आपके साथ में साझा करूंगा, और एक ट्रिक मैंने आपको एक रिएक्शन की पहले भी बताई थी, 223 से 222। तो यहाँ पर आपको किस प्रकार से याद करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, आपको क्या करना है, ये चारों रिएक्शंस इन्हीं क्रम में याद रखनी है, तनु सांद्र, ठीक है। जहां आपने तनु लिया है वहां पर आप पहले गौर करेंगे, जहां आपने तनु लिया है वहां कॉपर के साथ 3 लगाना है और जिंक के साथ क्या लगाना है, 4। बस इतना ही घर से याद करके जाना है, बाकी और कोई आपको ज्यादा रटना नहीं है। सिर्फ इतना याद रखना है कि तनु नाइट्रिक अम्ल में कॉपर के साथ 3 और तनु नाइट्रिक अम्ल में जिंक के साथ क्या लगाना है, 4। बस इतना ही याद करके जाना है। ये तो आप आसानी से याद कर सकते हो घर बैठ के, कि तनु के साथ कॉपर के साथ क्या लगाना है, 3 और तनु के साथ जिंक के साथ क्या लगाना है, 4। इसके अलावा आपको घर से कुछ भी याद करके नहीं जाना। अब आपको क्या करना है, जो आपने नंबर लगाया उसका 2 गुना करके 2 जोड़ देना है। बताओ 3 का 2 गुना कितना होता है बच्चों, 6 होता है। 3 का 2 गुना कितना होता है, 6, और 6 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा बताओ, 8। तो यहाँ पे क्या लिखना है, 8। दुगना प्लस 2, ये ट्रिक है इसकी, ये इसकी क्या है, ट्रिक है। 3 का दुगना 6 और 2 8। बताओ यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब 1 है। 1 का दुगना 2 और 2 4। समझ में आया। बताओ यहाँ पर कितना है, 4 का दुगना 8 और 2 10। यहाँ पर कितना है, 1 का दुगना 2 और 2 4। ठीक है, इतना कर सकते हो। अब कुछ नहीं है, बस जितने परमाणु इधर है उतने ही परमाणु यहाँ पे इधर करने हैं। बताओ कॉपर कितने हैं बच्चों, 3 है, तो यहाँ पर 3 से गुणा कर दो ताकि दोनों तरफ कॉपर कितने हो जाए, 3 हो जाए। ठीक है, अब आगे चलो, क्रम से चलना है। पहले कॉपर, फिर हाइड्रोजन कितने हैं, 8। तो बताओ यहाँ पर हाइड्रोजन है क्या, नहीं है। यहाँ पर है क्या, नहीं है। यहाँ पर है तो यहाँ पर 2 है, तो इसको किससे गुणा करोगे, 4 से, ताकि इधर भी 8 और इधर भी कितने हो जाए, 8 हो गए। आगे चलते हैं। नाइट्रोजन कितने हैं, 8। नाइट्रोजन कितने हैं, 8। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नाइट्रोजन देखो 2, तो ये देख, और 2 को 3 से गुणा करोगे कितने हो गए, 6, और यहाँ पर 8 है। तो बताओ यहाँ पर 1 है, तो इसको किससे गुणा कर दो, 2 से। जैसे ही आप 2 से गुणा करोगे तो दोनों तरफ नाइट्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। और अब ये रिएक्शन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। क्या किया, सबसे पहले कॉपर को 3 कर दिया, फिर हाइड्रोजन 8 है तो इधर 4 से गुणा किया ताकि हाइड्रोजन 8 हो जाए। फिर नाइट्रोजन 8 है तो 2 गुणा 3 6 तो है, यहाँ पर 1 था तो इसको 2 से गुणा किया। अब बताओ ऑक्सीजन भी बैलेंस होगी, अपने आप हो जाएगी। देखो 8 या 24 ऑक्सीजन है। देखो 6, 3 गुणा 2 6, 6 तिया 18 और 2 कितनी हो गई बताओ, 20 और 4 कितनी हो गई, 24। अब यहाँ पे आते हैं, क्रम से चलना है। बताओ कॉपर कितना है, 1, इधर भी कितना है, कुछ नहीं करना। बताओ हाइड्रोजन कितने हैं, 4। यहाँ पर हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो इसको किससे गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो। बताओ नाइट्रोजन कितने हैं, 4। नाइट्रोजन कितने हैं, 4। यहाँ पर कितने हैं, 2। यहाँ पर 1 है, इसको 2 कर दो, तो 2 करने के लिए इसको 2 से क्या कर दो, गुणा कर दो। ऑक्सीजन कितनी है, 12। ये देखो 6 ये रही, 4 ये रही,
2 यूरी। ऑक्सीजन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब इसमें आ जाते हैं, बताओ जिंक कितने हैं, 4, इधर कितना है 1, तो पहले इसको 4 से गुणा करो, तो बताओ जिंक की संख्या दोनों तरफ क्या हो गई, बराबर। अब चलते हैं हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन कितने हैं, 10, यहाँ पर हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर कितने हैं, 2, इधर 10 है, इधर 2 है, तो बताओ इधर किससे गुणा करोगे, 5 से गुणा करोगे। वेरी गुड, समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं सीखोगे। अपनी कॉपी और पेन लेके बैठो और बैठ करके जितनी ज़्यादा बार हो सके उतनी ज़्यादा बार आपको रिटर्न वर्क करना है, तभी आप सीख पाओगे। चलिएगा, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन को बैलेंस हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया। हाइड्रोजन कितने हैं, 10, इधर भी कितने हैं, 10। अब नाइट्रोजन देखो कितने हो गए, 10, इधर देखो 2, ये रहे, 2 को 4 से गुणा किया 8, 8 और 2 10, ऑलरेडी 10 ही है। ऑक्सीजन कितनी है, 30, इधर 30 है क्या, गिन लेते हैं एक बार, 3 गुणा 2 6, 6 चौके 24, 24 और 1 25, 25 और 5 30 हो गई। वेरी गुड। चलो, यहाँ पर जिंक 1 है, यहाँ पर 1 है। बताओ हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो बताओ इसको किससे गुणा करो, 2 से, क्योंकि उधर 2 ही हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन कितने हैं, 4, यहाँ पर देखो 2 तो ये 2 है ना, और यहाँ पर 1 है, तो इसको किससे गुणा कर दो, 2 से। ठीक है, ऑक्सीजन 12 है, इधर भी देखो 6 ये रही, 4 ये रही और 2 ये रही, 12 हो गई। तो बताओ ये चारों रिएक्शंस आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। याद करने का तरीका क्या है कि तनु नाइट्रिक अम्ल में कॉपर के साथ 3 और तनु नाइट्रिक अम्ल में जिंक के साथ 4 लगाना है, बाकी के 1 लगेगा और फिर दुगना प्लस क्या करना है, 2 करना है। ठीक है, मैंने आपको कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि नाइट्रिक अम्ल की हमारे सिलेबस में टोटल ऑक्सीकरण की 8 अभिक्रियाएं हैं, जिनमें से 4 धातुओं के साथ है और 4 अधातुओं के साथ। तो अब हम बात करेंगे अधातुओं के साथ रासायनिक अभिक्रियाओं की। तो यहाँ पे आपके सामने आपके सिलेबस में यहाँ पर टोटल 4 रिएक्शंस हैं। आयोडीन के साथ, कार्बन के साथ, सल्फर के साथ और फॉस्फोरस के साथ। टोटल कितनी रिएक्शंस हैं, 4। आयोडीन के साथ, कार्बन के साथ, सल्फर 8 के साथ और P4 के साथ। इन चारों रिएक्शंस को इन्हीं क्रम में आपको याद करना है ताकि बोर्ड एग्जाम में आप इजीली लिख पाओ। क्वेश्चन किस प्रकार आएगा हालांकि मैंने आपको बता दिया, एक बार वापस से मैं रिपीट कर दूंगा। एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि धातु का जो ऑक्सीकरण है वो तनु नाइट्रिक अम्ल भी कर सकता है और सांद्र भी कर सकता है। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि धातु का जो ऑक्सीकरण है वो तनु नाइट्रिक अम्ल भी कर सकता है और सांद्र भी कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि जो धातु होती है उसकी प्रवृत्ति खुद की ऑक्सीकृत होने की होती है। तो फिर नाइट्रिक अम्ल दोनों प्रकार का लिया जा सकता है, तनु भी लिया जा सकता है और सांद्र भी लिया जा सकता है। लेकिन जब हम अधातु के साथ अभिक्रिया लिखते हैं तो तनु नाइट्रिक अम्ल इनका ऑक्सीकरण नहीं कर पाता, तो यहाँ पर हमेशा हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल लिखते हैं। कौन सा लिखते हैं, सांद्र नाइट्रिक अम्ल। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ HNO3, तभी 4 रिएक्शन बनेगी भैया, वरना 8 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 8। ये चारों जो अभिक्रियाएं हैं उनमें नाइट्रिक अम्ल किस प्रकार का काम में आएगा, सांद्र आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सांद्र। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि यदि कुछ भी ना लिखा हुआ हो तनु या सांद्र, तो आपको अभिक्रिया हमेशा किसके साथ करवानी है, सांद्र के साथ करवानी है। ठीक है, तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, इनको इन्हीं क्रम में याद करोगे। आयोडीन, कार्बन, सल्फरेट और P4 याद करने की ट्रिक है ताकि इसी क्रम में आपको ये याद रह जाए। फिर क्या है देखिएगा, IC 7 पापा की, IC 7 पापा के, इन चारों तत्वों को आप इसी क्रम में याद कर पाओ, इसीलिए ये तरीका मैंने बनाया है। I का मतलब है आयोडीन, C का मतलब है कार्बन, 7 का मतलब है S8 और पापा का मतलब है P4। I का मतलब है आयोडीन I2, CSH, C का मतलब है कार्बन, ये याद रखने का तरीका है, नथिंग एल्स। 7 का मतलब है S8, ठीक है। 8 की ध्वनि आ रही है इसमें, 7 में 8 की ध्वनि आती कि नहीं, और P4 का मतलब पापा, ठीक है। IC 7 पापा के, ICC एक लड़की के लिए काम में लिए जाने वाला शब्द है, IC 7 पापा के। वैसे इस शब्द, इस लाइन का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, सिर्फ याद रखने का एक क्या है बच्चों, तरीका है, ठीक है। फिर हम एरो खींच देंगे,
सबसे पहले आपको रिएक्शंस का जो स्केलेटन है, जो ढांचा है, वो याद रखना है। उसके बाद में बैलेंस करने का जो तरीका है, ट्रिक है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो देखो आयोडीन का जो ऑक्सीकरण होता है, याद रखना है HiO3 में होता है। आयोडीन का ऑक्सीकरण किस में होता है? HiO3 में। आपको याद रखना पड़ेगा। कार्बन का ऑक्सीकरण CO2 में होता है। कार्बन का ऑक्सीकरण CO2 में होता है। S8 का ऑक्सीकरण H2SO4 में होता है और P4 का ऑक्सीकरण H3PO4 में होता है। देखो बच्चों, ये जो पी ब्लॉक है, ये सबसे ज्यादा रटने वाला चैप्टर है। अगर स्मार्ट तरीके से रटा जाए तो बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन को सॉल्व करना क्या होता है? आसान। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आयोडीन का ऑक्सीकरण HiO3 में होता है, कार्बन का ऑक्सीकरण CO2 में होता है, सल्फर 8 का ऑक्सीकरण H2SO4 में होता है, P4 का किसमें होता है? H3PO4 में। ये आपको 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगे। अब देखो नाइट्रिक अम्ल खुद क्या होगा? अपचयित होगा। और यहाँ पर हमने जो नाइट्रिक अम्ल लिया है वो चारों के चारों नाइट्रिक अम्ल कौन से हैं? सांद्र है। और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का अपचयन अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था किसमें होता है बच्चों? NO2 में होता है। किसमें होता है? NO2 में। तो यहाँ पर चारों रिएक्शंस में हम NO2 बना देंगे या लिख देंगे, ठीक है। और बताओ इन चारों अभिक्रियाओं में जल जरूर बनेगा क्योंकि हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो बताओ किसका निर्माण होगा? जल का। अब देखिएगा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इनको चारों को इसी क्रम में याद करना है। अब देखो तरीके दो हैं बैलेंस करने के। एक तो 11वीं क्लास का तरीका काम में लेके आप बैलेंस करोगे, टाइम लगेगा। रिएक्शन से ये वाली आनी है, ठीक है। एटलीस्ट मैं 12th बोर्ड एग्जाम की यदि बात करूँ तो ये वाली आनी है। तो याद रखने के लिए आपको क्या करना है? एक तरीका मैं बता रहा हूँ, वो तरीका आपको अगर अच्छा लगे तो याद करना, वरना आप अपने तरीके से इनको बैलेंस भी कर सकते हो। बैलेंस कैसे करते हैं उसका जो प्रॉपर तरीका 11th क्लास में आपको सिखाया जाता है। अगर आपको नहीं आता, यदि आप कमेंट करके बताओगे तो ज़रूर मैं आपको वो तरीका सिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल 12वीं बोर्ड की जो परीक्षा है उसमें आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सको उतना मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको एक नंबर याद करना है। क्या याद करना है? नंबर क्या है वो देखिएगा, 10, 4, 48, 20। 10, 4, 48, 20, 10, 4, 48, 20, 10, 4, 48, 20, 10, 4, 48। इसको रट लो, आप इसको रट लो, 10, 4, 48, 20। वरना बोर्ड की परीक्षा में आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना अंक में लगाऊं ताकि ये रिएक्शन क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए। तो 10, 4, 48, 20, 10, 4, 48, 20, 10, 4, 48, 20, बस इतना ही करना है। बाकी काम आपको बोर्ड परीक्षा में कर लेना है क्योंकि अब वहां पर आपको टाइम लगने वाला नहीं है। तो देखिएगा कैसे करेंगे। आयोडीन कितने हैं? 2। यहाँ पर कितना है? 1। यहाँ पे 2 आयोडीन है कि नहीं है? यहाँ पर 1 है तो इसको 1 को 2 करना पड़ेगा। तो बताओ किससे गुणा करेंगे? 2 से, ठीक है। अब क्रम से आगे चलो, आगे चले, बताओ क्या है? हाइड्रोजन कितने हैं? 10, ठीक है। 10 में से 2 तो ये रहे, कितने और चाहिए? 8 चाहिए। तो बताओ यहाँ पर 2 है तो इसको किससे गुणा कर देंगे? 4 से। तो बताओ अब हाइड्रोजन की संख्या दोनों तरफ क्या हो गई? बराबर। अब आगे चलते हैं, 10 ही नाइट्रोजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है नहीं, यहाँ पर 1 है तो इसको किससे गुणा करोगे बच्चों? 10 से, ताकि इधर भी नाइट्रोजन कितने हो जाए? 10। अब ये रिएक्शन क्या हो चुकी है? बैलेंस। आप देख सकते हैं ऑक्सीजन की संख्या भी क्या है? बैलेंस। देखो कितनी ऑक्सीजन है बच्चों? 30। इधर गिनते हैं 6, तो ये रही 3 × 2 6 और 20 ये रही 26। 26 और 4 30। बोलो हुई कि नहीं हुई? ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, कार्बन कितना है? 1। यहाँ पर भी कितना है? 1। बताओ हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो बताओ यहाँ पर हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर 2 है तो 2 को 4 करने के लिए 2 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। नाइट्रोजन कितने हैं? 4। तो यहाँ पर 4 से गुणा कर दो ताकि नाइट्रोजन दोनों तरफ क्या हो जाए? बराबर। अब ये रिएक्शन क्या हो चुकी है? बैलेंस हो चुकी है। आप देख सकते हैं ऑक्सीजन यहाँ पर 12 है, यहाँ पर देखो 2 और ये कितनी हो गई? 8। 8 और 2 10, 10 और 2 12। ठीक है, समझ में आया होगा। ऑल राइट, चलिएगा आगे चलते हैं। सल्फर से शुरू करो। सल्फर कितने हैं? 8। यहाँ पर कितना है? 1। ठीक है, तो बताओ इसको किससे गुणा करोगे बच्चों? 8 से। 8 से गुणा करते हैं दोनों तरफ सल्फर की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। आगे चलते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 48। हाइड्रोजन कितने हैं? 48। ठीक है, यहाँ पर देखो 16 तो ये रहे, 16 ये रहे, कितने और चाहिए? इधर 48 है, इधर 16 है,
इधर 48 है, इधर 16 है, यहाँ पर कुछ और अपन को नंबर लगाना पड़ेगा ताकि दोनों तरफ बैलेंस हो जाए। तो 48 तो इधर है, इधर देखो 16 तो ये रही, और कितनी और चाहिए 32 चाहिए। तो 32 के लिए हम यहाँ पर 16 से गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे? 16 से गुणा करते हैं, बताओ इधर 32 हो जाएगी, 32 और 16 कितने होते हैं बताओ? 48। नाइट्रोजन कितने हैं बताओ? 48। तो बताओ यहाँ पर नाइट्रोजन है नहीं, यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर 48 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। अब ऑक्सीजन की संख्या भी क्या हो चुकी है? बैलेंस हो चुकी है। आप काउंट करके देखिएगा, इसमें ऑक्सीजन की संख्या भी आपको क्या मिलेगी? सिमिलर मिलेगी रिएक्शन के दोनों साइड में। अब इसको करते हैं। फॉस्फोरस कितने हैं बताओ? 4। तो यहाँ पे किससे गुणा किया? 4 से। हाइड्रोजन कितने हैं? 20। 20 में से देखो 12 तो ये रहे, कितने और चाहिए? 8। तो बताओ यहाँ पर किससे गुणा कर दो? 4 से। किससे गुणा कर दो? 4 से। नाइट्रोजन कितने हैं बच्चों? 20। यहाँ पर नाइट्रोजन है नहीं, तो बताओ इसको किससे गुणा कर दो? 20 से। ऑक्सीजन की संख्या भी क्या हो चुकी है? बैलेंस हो चुकी है। तो इन चारों रिएक्शंस को आपको इसी क्रम में याद रखना है, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे बोर्ड एग्जाम में आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब देखिएगा बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा। सारी अभिक्रिया नहीं पूछी जाती। ये जो 8 अभिक्रिया मैंने आपको बताई, इनमें से कोई एक अभिक्रिया आपसे पूछी जाएगी। जैसे रैंडमली मैं कोई भी एक रिएक्शन लिखता हूँ, S8 + HNO3, इस अभिक्रिया को क्या कीजिए? पूरा कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये दोनों आपको दिए रहेंगे और यहाँ पर खाली स्थान छूटा हुआ रहेगा, और आपसे कहेगा कि इस क्वेश्चन को क्या करो, इस रिएक्शन को क्या करो? पूरा करो। या फिर आपसे कहेगा क्या होता है जब सल्फर 8 की क्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाई जाती है। तो देखिएगा बहुत इजी है। मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है। S8 का ऑक्सीकरण किसमें होता है? H2SO4 में। वो आपको याद रखना होगा। S8 का ऑक्सीकरण किसमें होता है? H2SO4 में। ये नाइट्रिक अम्ल कौन सा होगा? सांद्र होगा, क्योंकि A धातु के साथ अभिक्रिया है। और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का आपने किसमें? NO2 में। और साथ में क्या बना देना है? जल। ठीक है। अब देखो S8 है कि नहीं, आपको मैंने याद करवाया IC7 पापा की 10 4 48 20। तो बताओ S8 के साथ नाइट्रिक अम्ल के साथ किससे गुणा होगा बच्चों? 48 से। बस आप कुछ नहीं करना, हो गई बैलेंस। सल्फर कितने? 8, तो यहाँ पर 8 से गुणा कर दिए। हाइड्रोजन कितने? 48। 48 में से 16 तो ये रही, 32 और चाहिए। तो बताओ इसको किससे गुणा कर दोगे? 16 से। ठीक है। तो बताओ ये तो हो गए 16 और ये हो गई 32, और नाइट्रोजन कितने? 48, तो इसको किससे गुणा कर दोगे? 48 से। एक और रैंडम रिएक्शन देते हैं, जैसे जिंक प्लस तनु नाइट्रिक अम्ल। इस अभिक्रिया को क्या करो? पूरा करो। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर क्या होता है जब जिंक की अभिक्रिया तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाते हैं। तो देखो Zn का ऑक्सीकरण किसमें होगा? ZnNO3 में। NO3 की वोल्टोरेस में प्लस H2O बनेगा। और बताओ तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ जब जिंक रिएक्ट करता है तो तनु नाइट्रिक अम्ल का अपचयन किस में होता है? अभी बताया था N2O में। कॉपर के साथ NO में, तनु नाइट्रिक अम्ल होता है तो कॉपर NO में और जिंक N2O में। ऐसे भी याद रख सकते हो, कॉपर में NO और जिंक में क्या बनता है? N2O। देखो इसका परमाणु क्रमांक कितना? 29, और इसका कितना? 30। जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा उसमें ज्यादा नाइट्रोजन वाला बनाना है, ये याद रखने का तरीका है। और जिसका परमाणु क्रमांक कम उसमें कम नाइट्रोजन वाला बनाना है। सांद्र में NO2 बनाना है, तनु में NO कॉपर के साथ, और जिंक के साथ क्या बनाना है? N2। ठीक है। अब क्या करोगे? अब देखो याद करो, तनु सांद्र था, तनु सांद्र ऐसे लिखा था अपन ने। कॉपर जिंक, तनु सांद्र। मैंने आपको कहा था कि तनु के साथ कॉपर के साथ 3 लगेगा, और तनु के साथ, सॉरी ये कॉपर है और ये जिंक है, जिंक के साथ क्या लगेगा बच्चों? 4। तो बताओ यहाँ पर 4 लगेगा कि नहीं लगेगा? 4 का दुगना 8, 8 और 2 10। बस अब कुछ नहीं करना, हो गया बैलेंस। यहाँ पर 4 जिंक है तो 4 से गुणा कर दो। बताओ हाइड्रोजन कितने हैं? 10। तो बताओ यहाँ पर किससे गुणा कर दो? 5 से। और नाइट्रोजन कितने हैं? 10 में से 2 तो ये रहे और 8 ये रहे, तो नाइट्रोजन गुणा होगा नहीं। तो बताओ रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। तो ये मैंने आपको धातु एवं अधातु के साथ नाइट्रिक अम्ल की क्या पढ़ा दी? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। अब हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, और टॉपिक का नाम है भूरि वलय परीक्षण। अगला जो हमारा टॉपिक है वो बच्चों क्या है? भूरि वलय परीक्षण। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भूरि वलय परीक्षण देखिएगा,
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्राउन रिंग टेस्ट भी इसको कहा जाता है ब्राउन रिंग टेस्ट या भूरी वलय परीक्षण। देखिएगा क्या होता है, किसी यौगिक में नाइट्रेट आयन की पहचान करने के लिए जो परीक्षण किया जाता है उसे क्या कहते हैं, भूरी वलय परीक्षण। वापस से सुन लीजिएगा, किसी यौगिक में नाइट्रेट आयन का सूत्र क्या होता है, NO3-। किसी यौगिक में नाइट्रेट आयन की पहचान करनी है और उस पहचान के लिए हम जो परीक्षण काम में लेते हैं उसे क्या कहा जाता है, भूरी वलय परीक्षण। क्वेश्चन क्या आता है बोर्ड की परीक्षा में, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि किसी यौगिक में नाइट्रेट आयन की पहचान करने के लिए प्रयुक्त होने वाले परीक्षण का नाम लिखिए, तो आपका आंसर होगा भूरी वलय परीक्षण। या इसी को उल्टा घुमा के दे देगा आपको, क्या देगा, भूरी वलय परीक्षण का उपयोग किस आयन की पहचान में किया जाता है, तो बताओ क्या होगा, नाइट्रेट आयन। मतलब क्या है, जैसे मान लीजिएगा प्रयोगशाला में आप गए और आपको एक कोई पुड़िया दे दी, उसमें कोई यौगिक था और आपके सर ने आपसे कहा कि इसमें नाइट्रेट आयन है कि नहीं है, इसका पता करो। तो उसके लिए हम कौन सा परीक्षण करते हैं, भूरी वलय परीक्षण। तो इसके लिए क्या किया जाता है, जिस भी यौगिक में नाइट्रेट आयन की पहचान करनी है उस यौगिक का जलीय विलयन बना लेते हैं और उस जलीय विलयन को एक परख नली में भर लेते हैं। जैसे एक परख नली है, टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या भर लेंगे, नाइट्रेट आयन का जलीय विलयन, NO3- आयन वाले यौगिक का जलीय विलयन। समझ में आया। जो भी यौगिक आपको दिया गया है उसको पहले जल में घोलोगे, जल में घोल के उसका जो विलयन बना उसको टेस्ट ट्यूब में भर लोगे। जितना विलयन आपने भरा उतना का उतना बराबर मात्रा में ताज़ा बना हुआ फेरस सल्फेट मिलाते हैं। ताज़ा बना हुआ क्या मिला देते हैं, फेरस सल्फेट। ये हमने ऊपर से मिला दिया ताज़ा बना हुआ फेरस सल्फेट। आप नोट्स भी देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है सारा किस प्रकार से किया जाता है। नोट्स को पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप नाइट्रेट आयन वाले यौगिक का जलीय विलयन लोगे, बराबर मात्रा में या बराबर आयतन में आप ताज़ा बना हुआ फेरस सल्फेट लोगे, ताज़ा FeSO4, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें इस परख नली या टेस्ट ट्यूब की दीवार के सहारे कुछ बूंदे H2SO4 की मिलाई जाती है। किसकी मिलाई जाती है, H2SO4। जैसे ही हम कुछ बूंदे H2SO4 की मिलाते हैं तो दोनों विलयनों के संगम स्थल पर एक भूरी वलय का क्या होता है, निर्माण, एक रिंग बनती है जो बाहर से दिखाई दे जाती है। टेस्ट ट्यूब आपको पता है पारदर्शी होती है, तो जैसे ही आप कुछ बूंदे H2SO4 की मिलाते हो तो रिएक्शंस होती है इसके अंदर, किस प्रकार होती है वो आपको अभी मैं बताऊंगा। तो दोनों विलयनों के संगम स्थल पर एक ब्राउन रिंग बनती है, भूरे रंग की क्या बनती है, वलय। अगर वलय बन जाए तब तो उस यौगिक में नाइट्रेट आयन है, और भूरी वलय नहीं बने तब उसमें नाइट्रेट आयन नहीं है। क्या किया, वापस से सुन लो। सबसे पहले नाइट्रेट आयन युक्त यौगिक का जलीय विलयन बना लिया, उस विलयन को एक टेस्ट ट्यूब में भर लिया। जितना विलयन आपने उस टेस्ट ट्यूब में भरा उसके बराबर मात्रा में ताज़ा बना हुआ FeSO4 उसमें मिला दिया और कुछ बूंदे H2SO4 की उस परख नली की दीवार के सहारे, ताकि उसमें कोई विस्फोट वगैरह ना हो इसलिए दीवार के सहारे मिलाया जाता है H2SO4। जैसे उसमें मिलाते हैं तो बताओ क्या होता है, दोनों विलयनों के संगम स्थल पर एक वलय बनती है जो आपको बाहर से दिखाई दे जाती है, गोल गोल जैसे अंगूठी होती है ना उस टाइप की एक वलय बनती है। अगर वलय बन गई तब तो उस यौगिक में नाइट्रेट आयन है, अन्यथा नहीं है। तो ये तो परीक्षण की विधि हो गई। अब आपसे जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि भूरी वलय परीक्षण में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया लिखो। तो आपको रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है, तो कैसे लिखनी है देखिएगा। सबसे पहले क्या होता है, नाइट्रेट आयन जो होता है वो FeSO4 में जो Fe+2 आयन उपस्थित है, FeSO4 में क्या उपस्थित है, Fe+2 प्लस SO4 माइनस 2 आयन, ठीक है। तो नाइट्रेट आयन क्या करता है, FeSO4 के Fe+2 के साथ अभिक्रिया करता है। नाइट्रेट आयन Fe+2 के साथ क्या करता है, अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया में क्या होता है, ये जो नाइट्रेट आयन है वो Fe+2 को ऑक्सीकृत कर देता है और खुद क्या हो जाता है, अपचयित। ये नाइट्रेट आयन जो है वो Fe+2 को क्या कर देता है, ऑक्सीकृत, और खुद क्या हो जाता है, अपचयित। इस नाइट्रेट आयन का स्वयं का जो अपचयन होता है वो NO में होता है, यानी एक तो NO बनता है और एक क्या बनता है, Fe+3। ये देखो नाइट्रेट आयन ने Fe+2 को Fe+3 में क्या कर दिया, ऑक्सीकृत कर दिया, ठीक है।
और ये नाइट्रेट आयन खुद क्या हो गया, अपचयित। किस में हुआ अपचयित बताओ, NO में। NO में क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर जो नाइट्रिक अम्ल देखा है वो पानी में घुल गया है, तनु नाइट्रिक अम्ल बन चुका है। और तनु नाइट्रिक अम्ल का जो अपचयन होता है वो या तो NO में होता है या किस में होता है, N2O में। यहाँ पर आपको याद रखना है उसका अपचयन किस में होता है, NO में। ठीक है, तो नाइट्रेट आयन अपचयित होकर NO बनाता है और Fe+2 ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है, Fe+3 बनाता है। ठीक है, अब क्या होगा, इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, वो बैलेंस मैं आपको करके बता देता हूँ कैसे करना है। देखिएगा, शॉर्टकट तरीका ही बता रहा हूँ, थोड़ा रिएक्शन को इधर लिख लेता हूँ। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मैं आपको बता रहा हूँ ताकि समय ना लगे, हालांकि आपको 11th क्लास में भी इसका तरीका सिखाया जाता है। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मेरा यहाँ पे उद्देश्य बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, दोनों तरफ ऑक्सीजन की संख्या को समान करोगे। नाइट्रोजन तो समान है कि नहीं है, ऑक्सीजन कितने, इधर 3, इधर कितना है 1। अब ऑक्सीजन की संख्या को समान करने के लिए क्लास 11 में आपको पढ़ाया जाता है कि जिधर जितने ऑक्सीजन कम हो उधर उतने जल के अणु जोड़ देते हैं। बताओ इधर कितनी ऑक्सीजन है, 3, इधर कितना ऑक्सीजन है, 1 है कि नहीं है। ठीक है, इधर कितने ऑक्सीजन और चाहिए, 2 ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए हम यहाँ पर 2 H2O से क्या कर देंगे, 2 H2O को ऐड कर देंगे। अब देखो दोनों तरफ ऑक्सीजन की संख्या समान हुई कि नहीं हुई, इधर कितनी ऑक्सीजन है 3, इधर देखो 1 और 2 कितनी हो गई 3। जैसे ही आप जल के अणु जोड़ोगे तो इधर हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जाएगी, इधर हाइड्रोजन है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन की संख्या को बैलेंस करने के लिए 4H+ आयन जोड़ देंगे। ये आपको 11th क्लास में तरीका सिखाया जाता है। तो इधर कितने H+ आयन हो गए, 4, तो बताओ 4 हाइड्रोजन है, इधर भी 4 क्या हो गए, हाइड्रोजन। अब हम आवेश को संतुलित करेंगे। आवेश देखो इधर कितना है, प्लस का 4 माइनस का 1 और प्लस का 2, ये देखो प्लस 4 है कि नहीं, आवेश देखो आवेश प्लस है ना, तो प्लस कितना है 4 है, तो 4 माइनस 1 हो गया, प्लस 2 हो गया। टोटल देखो 4 में से 1 गया 3 और 2 कितना हो गया, प्लस का 5। इधर प्लस का 5 आवेश है और इधर कितना है, प्लस का 3। आवेश जब तक बैलेंस नहीं करोगे रिएक्शन को बैलेंस नहीं माना जाएगा। हमें आवेश को क्या करना है, बैलेंस। तो आपको याद रखना है कि इसको 3 से गुणा करो और इसको भी किससे गुणा करो, 3 से। सर 3 से गुणा क्यों करें, क्योंकि जब आप 2 से करोगे तो बैलेंस नहीं होगा, 1 से करोगे तो बैलेंस नहीं होगा, इसलिए आपको 3 से गुणा करना है। और चूंकि बुरी वाला परीक्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बुरी वाला परीक्षण की जो रिएक्शन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना है कि 3 से गुणा आपको करना है। वापिस से सुन लो, सबसे पहले मैंने क्या किया, ऑक्सीजन की संख्या को बैलेंस किया। इधर 3 ऑक्सीजन थी, इधर 1 थी, तो इधर 3 करने के लिए मैंने 2 जल के अणु जोड़ दिए। जैसे ही 2 जल के अणु जोड़ते हो तो इधर कितने H+ आयन आएंगे, 4, जैसा कि आपको 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। और आवेश को बैलेंस करने के लिए पहले 1 से गुणा करो, तो 1 से तो गुणा ऑलरेडी हो रखा है, 2 से करोगे तो नहीं होगा, 3 से करोगे तो हो जाएगा। अब देखो 3 गुणा 2 कितना हो गया, 6 और 4 10 में से 1 घटाओ 9, प्लस का 9। इधर देखो 3 गुणा 3 कितना हो गया, 9 हो गया। कॉपी लेके पेन लेके प्रैक्टिस करो, सीख जाओगे। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है बच्चों, जो ये NO बनाना, ये NO ये काम में आएगा। उससे पहले क्या होता है, जो Fe+2 अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है वो Fe+2, भाई नाइट्रेट आयन Fe+2 को क्या करता है, ऑक्सीकृत करता है। कुछ Fe+2 ऐसे होते हैं जो ऑक्सीकृत नहीं हो पाते, वो Fe+2 क्या करते हैं, जल के साथ क्रिया करते हैं और जल के साथ क्रिया करके जल के साथ जुड़ जाते हैं और जुड़ करके एक संकुल आयन बनाते हैं Fe+H2O6+2, Fe+H2O6+2। तो बताओ यहाँ पर जल के कितने अणु काम में आएंगे, 6। क्या हुआ, जो Fe+2 आयन ऑक्सीकृत हो गए वो तो हो गए, जो ऑक्सीकृत नहीं हो पाए वो Fe+2 आयन जल के साथ जुड़कर एक संकुल आयन बनाते हैं। वो संकुल आयन क्या है, Fe+H2O6+2। सर ये संकुल आयन क्या होता है, संकुल आयन के बारे में चैप्टर नंबर 9 में आपको पढ़ाया जाएगा। फिलहाल आप ये केमिकल फॉर्मूला याद कर लें। अब क्या होता है बच्चों, ये जो संकुल आयन बना Fe+H2O6+2, इसके साथ अभिक्रिया करता है NO, और NO क्या करता है, यहाँ से एक जल के अणु को बाहर निकाल देता है, उसका स्थान ले लेता है। इसका मतलब क्या हो गया कि NO एक जल के अणु का यहाँ से प्रतिस्थापन कर देता है, और प्रतिस्थापन अगर करेगा तो बताओ अंदर कितने जल के अणु रह जाएंगे, 5, और एक NO आ जाएगा और एक जल का अणु क्या होगा, बाहर निकलेगा। अब ये जो संकुल आयन बना, इस संकुल आयन के कारण से बुरी वलय बनती है। कैसी वलय बनती है, बुरी वलय।
अब इस संकुल आयन का IUPAC नाम भी आपको ध्यान रखना है, वो मैं आपको चैप्टर नंबर 9 में पढ़ाऊंगा। तो बताओ भूरी वलय परीक्षण में कैसी वलय बनती है? भूरी वलय। और भूरी वलय किस संकुल आयन के कारण बनती है? Fe2O5NO+2। चैप्टर नंबर 9 में आपको मैं इसका IUPAC नेम बताऊंगा, अभी बता भी दूंगा तो आपकी समझ में नहीं आएगा। तो भूरी वलय परीक्षण क्या होता है, वापस से सुन लो। भूरी वलय परीक्षण किसी यौगिक में नाइट्रेट आयन की पहचान करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले नाइट्रेट आयन युक्त यौगिक का जलीय विलयन बनाते हैं, उसको एक तेज ट्यूब में भर लेते हैं, फिर बराबर मात्रा में क्या मिलाते हैं? ताज़ा FeSO4, और फिर कुछ बूंदे क्या बनाते हैं? मिलाते हैं H2SO4 की परत नली की दीवार के सारे। यदि दोनों विलयनों के संगम स्थल पर एक भूरी वलय बनती है तब तो उसमें नाइट्रेट आयन है, वरना नहीं है। भूरी वलय किसके कारण बनती है? इस संकुल आयन के कारण। और ये संकुल आयन कब बनेगा? जब नाइट्रेट आयन होगा, क्योंकि नाइट्रेट आयन होगा तो ही NO बनेगा, वरना NO नहीं बनेगा। तो केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से होती है, वापिस से सुन लो। देखो सबसे पहले क्या होता है, नाइट्रेट आयन Fe+2 के साथ अभिक्रिया करता है। नाइट्रेट आयन अपचयित हो जाता है किसमें? NO में, और नाइट्रेट आयन Fe+2 को ऑक्सीकृत कर देता है किसमें? Fe+3। ठीक है, अब क्या करना है? रिएक्शन को बैलेंस करना है। इधर कितनी ऑक्सीजन है? चलो इधर कितने नाइट्रोजन है? एक। इधर भी कितना है? दोनों नाइट्रोजन बराबर है ना। ऑक्सीजन 3 है तो इधर कितने जल अणु जोड़ दिए? 3 जल अणु, ताकि ऑक्सीजन बराबर हो जाए। ठीक है, सॉरी 3 नहीं 2 जोड़ेंगे, क्योंकि एक तो पहले से है ना। 1 और 2 ऑक्सीजन, टोटल कितनी हो गई? 3। अब हम क्या करेंगे? इधर 4 H+ जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि देखो उधर 4 हाइड्रोजन है तो इधर 4 हाइड्रोजन लाने पड़ेंगे। अब आवेश को बैलेंस करना है। आवेश को बैलेंस करने के लिए इसको 3 से और इसको भी किससे गुणा करना है? 3 से। शॉर्टकट तरीका बताया, जो लॉन्ग कट तरीका है वो आपको 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है, 3 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है? 3 से। रिएक्शंस को अच्छे से रट लेना है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आपको ये लिखनी होती है और समय आपके पास ज्यादा होता नहीं है। फिर क्या हुआ? दूसरी, ये तो पहली केमिकल रिएक्शन होगी। दूसरे में क्या हुआ? जो Fe+2 आयन ऑक्सीकृत नहीं हो पाए, वो Fe+2 आयन जल के साथ जुड़ के संकुल आयन का निर्माण करते हैं, और संकुल आयन NO के साथ क्रिया करके एक दूसरा संकुल आयन बनाता है, जिसमें 5 H2 और 1 क्या होता है? NO। और ये जो संकुल आयन होता है, इस संकुल आयन के कारण कैसी वलय बनती है? भूरी वलय का निर्माण होता है। इसके बाद में नाइट्रिक अम्ल के उपयोग हैं, जो आपको नोट्स की जो PDF मैंने आपको उपलब्ध करवाई है उसमें आपको मिल जाएंगी। मैं एक बार बता देता हूँ कि नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो एक तो उर्वरक बनाने में काम आता है। उर्वरक किसको बनाने में काम आता है? उर्वरक। ठीक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट उपयोग नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? पायरोतकनीक में कौन सा अम्ल काम में लिया जाता है? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। पायरो का मतलब होता है आग। ठीक है, आग से संबंधित जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं, जो जैसे पटाखे वगैरह, उनको बनाने में तो नाइट्रिक अम्ल काम में आता है। उसके साथ साथ आग से संबंधित जो पदार्थ है, जैसे मोमबत्ती वगैरह है, उनको बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल का। तो पायरो तकनीक वह विस्फोटक पदार्थ बनाने में, तो विस्फोटक पदार्थ बनाने में कौन सा अम्ल काम में आता है? बोर्ड एग्जाम में पूछ रहे तो नाइट्रिक अम्ल बताना है। साथ ही साथ पायरो तकनीक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये उपयोग एग्जाम में पूछा जा सकता है। पायरो तकनीक में कौन सा अम्ल काम में आता है? तो नाइट्रिक अम्ल काम में आता है। और तीसरा उपयोग है रॉकेट ईंधन के रूप में। तो ये 3 उपयोग आपको ध्यान रखने हैं। रॉकेट के ईंधन के रूप में इसका उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। तो ये नाइट्रिक अम्ल मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। अगले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे फॉस्फोरस के अपरूप एवं फॉस्फीन गैस, और उसके बाद में जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा फॉस्फोरस के ऑक्सीजन अम्ल, और उसी के साथ वर्ग नंबर 15 क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो आज वाले वीडियो लेक्चर को आपने अच्छे से देखा होगा, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूँ। कॉपी पेन लेके आज जो मैंने आपको 8 केमिकल रिएक्शंस और एक जो भूरी वलय परीक्षण की जो अभिक्रिया मैंने आपको पढ़ाई है, 8 रासायनिक अभिक्रिया और भूरी वलय परीक्षण की जो अभिक्रिया मैंने आपको पढ़ाई है, उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।